डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस चैप्टर पर बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मानव विकास सूचकांक क्या है, कैसे तैयार होता है और उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। आज हम उसी मानव विकास सूचकांक का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे और उसके और विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमने चर्चा करी थी कि मानव विकास सूचकांक का तात्पर्य 3 चीज़ों से है। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड, एवरेज एजुकेशन लेवल और थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम। ये भी चर्चा हो चुकी थी कि इसे पहली बार 1990 में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री ने इसे बनाया था। बाद में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसका समर्थन किया और यह विश्व के लेवल पर स्वीकार किया गया। आज हम उन दूसरे पहलुओं की चर्चा करेंगे जिसमें ये कहा है कि मानव विकास सूचकांक देश में मूल मानव विकास उपलब्धियों का औसत मापक है। यह मानव विकास के 3 मूल आयामों, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और उपयुक्त जीवन स्तर में दीर्घकालीन प्रगति के आकलन को मापता है। यहाँ हमने एक फोटोग्राफ लिया है जिसमें ये बताया गया है कि भाई HDI क्या होता है। व्हाट इज HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न सूचकों का प्रयोग किया जाता है। इसी आधार पर भारतीय योजना आयोग ने भी अब मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया है। इसमें केंद्र और राज्यों के स्तर पर जिलों को प्राथमिक इकाई मानते हुए यह तैयार किया जाता है। भारत को मानव विकास सूचकांक का अध्ययन करने से पता चलता है कि इसे विभिन्न देशों के बीच एक मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देश के रूप में जाना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल कोटि क्रम में सर्वोच्च है। इसके पीछे मुख्य कारण है वहाँ की 100% साक्षरता दर, क्योंकि साक्षरता दर का मानव विकास से सीधा संबंध है। जितना अधिक साक्षरता होगी मानव विकास उतना ही अधिक होगा। इसके बाद कुछ दूसरे राज्य हैं जिनमें दिल्ली, हिमाचल, गोवा और पंजाब आते हैं। उनमें भी अपेक्षाकृत मानव विकास सूचकांक काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ राज्यों, इसके अलावा दूसरे जो पिछड़े राज्य हैं जिनमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जो मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या 23 के आसपास है। यानी 29 में से 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा है और बाकी राज्य पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये भी चर्चा हो चुकी थी कि इस हालत के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण जिम्मेवार हैं। जिसमें केरल का उदाहरण हमने लिया था, उसका मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसलिए है क्योंकि वहाँ 100% साक्षरता दर है। दूसरी ओर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं, क्योंकि इन राज्यों में साक्षरता दर बहुत कम होने के चलते मानव विकास सूचकांक निम्न है। उच्चतर पुरुष साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच भी अंतर पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने बात ये भी करी थी कि वर्ष 2019 में, यानी HDI रिपोर्ट
2019 के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में 129वें स्थान पर है। 2018 में इसका स्थान 130वां था। यानी भारत ने इस सूचकांक में एक पायदान की छलांग लगाई है। इसकी वजह भारत द्वारा लगातार विकास की राह पर अग्रसर होना है, क्योंकि भारत ने 1991 के बाद में जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत करी थी, उन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आम आदमी का जीवन में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि ये बहस का विषय है, क्योंकि बहुत से अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि सुधारों के बाद से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं उनमें बहुत बढ़ावा हुआ है, विषमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो यहाँ मानव विकास सूचकांक के मामले में ये कहा जाता है कि भारत लगातार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के दौरान लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहा है। जैसा यहाँ पे भी कहा है, यूएनडीपी में भारतीय प्रतिनिधि ने एक तर्क दिया। उस तर्क के अनुसार 2005 से 2016 के दौरान भारत में न सिर्फ लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। और इस दौरान कभी 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आया गया है, जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है और रैंकिंग में सुधार हुआ है। जब वैश्विक स्तर के साथ साथ जब हम क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत अभी भी पाकिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे देशों की ही श्रेणी में खड़ा है, जबकि भारत का स्थान कहीं ऊंचा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इससे पिछले वर्षों की जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है उसमें भारत की क्या स्थिति रही है। 2014 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत 131वें पायदान पर था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार 73% भारतीय 2014-15 में अपने जीवन स्तर को लेकर संतुष्ट बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना आधार पर रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कहा गया है कि भारत का 131वां स्थान इसे मध्यम विकास श्रेणी या मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, केन्या, म्यांमार और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। भारत का SDA रैंक मूल्य 2015 में 0.624 रहा, जो 2010 में 0.580 था। यानी 2010 की तुलना में 2015 में भारत का SDA रैंक में भी सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जीवन प्रत्याशा 2015 में 68.3 वर्ष रही, जबकि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $5,663 रही। सुरक्षित महसूस करने की धारणा के आधार पर 69% लोगों ने कहा कि हाँ, हम सुरक्षित हैं। विकल्प की आज़ादी के मामले में भी 72% लोगों ने महिला प्रतिभागियों में संतुष्टि जताई, जबकि पुरुषों के मामले में 78% था। यानी भारत में अब धीरे धीरे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। यहाँ हमने एक और टेबल ली है जिसमें बताया गया है कि हु स्टैंड्स वेयर, कौन कहाँ पे खड़ा है। यानी इसमें ये बताया गया है कि 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार भारत और उसके पड़ोसी देश तथा जो दुनिया के टॉप रैंकर्स देश है वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। तो टॉप रैंकर्स में नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देश आते हैं। वहीं 188 देशों में भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति यहाँ दिखाई गई है। जो श्रीलंका की स्थिति 2014 में 73वीं थी, वहीं 2015 में भी 73वीं रही। इस तरह चाइना की 2015 में 90वीं रैंक थी, वहीं 14 में 91वीं रैंक थी, यानी एक रैंक का सुधार हुआ है। वहीं भारत की रैंक 2014 में 135वीं थी, वहीं भारत 2015 में 130वीं रैंक पर आ गया। इस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी यह दिया हुआ है। तो ये बताता है कि भारत उसके पड़ोसी देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक के मामले में कहाँ खड़ा है। यहाँ एक फोटोग्राफ भी दिया हुआ है जिसमें इस बात की तरफ इशारा है कि भारत के बच्चे आज भी किन विपरीत परिस्थितियों में रह करके जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे में मानव विकास की बात करना
कितना सार्थक है, ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट जो 2015 में जारी की गई, इसमें ये कहा गया कि पिछले वर्षों की तुलना में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, और यह बताया भी गया है कि 188 देशों की सूची में भारत का स्थान कभी 130वां तो कभी 131वां पर ही रहता है, लेकिन अभी भी बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच भारत का एसडीआई रैंक 6 स्थान सुधरा है। रिपोर्ट में और भी कहा, ये बात कोट की गई कि भारत का एसडीआई मूल्य 2014 में 0.609 रहा और 188 देशों और क्षेत्रों की सूची में 130वें स्थान पर रहा। इसके साथ देश मानव विकास पैमाने पर मध्यम श्रेणी के देशों में आ गया है। इसके अनुसार 2014 तक यानी 1980 से 2014 के बीच भारत का एसडीआई मूल्य 0.362 से बढ़कर के 0.609 पहुंचा है। यानी यदि हम योजना काल के दौरान देखते हैं तो निश्चित रूप से भारत का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें लगभग दोगुने के आसपास वृद्धि हुई है। यह औसत सालाना वृद्धि की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि जो 1980 से 2014 के बीच मानव विकास सूचकांक में 68.1% से अधिक की वृद्धि रही है, जो बताता है कि सालाना वृद्धि दर है वो 1.54% रही। इस तरह से कहने का तात्पर्य एक और फैक्ट यहाँ पे आता है कि ब्रिक्स देशों के में भारत सबसे निचले पायदान पर है, क्योंकि ब्रिक्स देशों में जैसे ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत जैसे देश आते हैं, लेकिन इन देशों की सूची में भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। जीवन प्रत्याशा 2014 में जहां 68 वर्ष थी, वही पिछले वर्षों 67.6 और 1980 में 53.9 रही, जिससे पता चलता है कि जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय की बात भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ हमने एक और ग्राफ लिया है, ये बताता है कि 1990 से लेकर 2017 के बीच जो एसडीआई के ट्रेंड्स हैं, जिसमें तीनों चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी जीवन प्रत्याशा, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूल में जो अपेक्षित वर्ष पढ़ने के लिए गुजारे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ अध्ययन किया गया है। और इस अध्ययन में बताया गया है कि भारत में 1990 से 2017 के बीच इन सभी सूचकांकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2011 से स्कूली पढ़ाई के प्रत्याशित वर्ष 11.7 वर्ष के स्तर पर ये बने हुए हैं। साथ ही स्कूली पढ़ाई का औसत वर्ष 2010 से 5.4 के स्तर पर कायम है। वर्ष 1980 से 2014 के बीच देश में लोगों का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 14.1 वर्ष बढ़ा है। वहीं इस दौरान स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 3.5 साल तथा प्रत्याशित वर्ष 5.3% वर्ष बढ़ा है। यानी कहने का तात्पर्य कि 1980 से लेकर के 2014-15 तक जीवन प्रत्याशा के साथ साथ स्कूली शिक्षा पाने वाले बच्चों की जो औसत ठहराव की अवधि है उसमें भी वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1990 से 2017 के बीच 286% बढ़ी है। भारत के एसडीआई मूल्य का करीब 26.8% असमानताओं की वजह से कम हो जाता है। यानी एसडीआई मूल्य असमानताओं की वजह से प्रभावित होता है, और असमानताएं न केवल आर्थिक असमानताएं बल्कि सामाजिक और दूसरी तरह के जो जिसमें चाहे हम लैंगिक असमानता की बात करें, इनका असर मानव विकास सूचकांक पर पड़ता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य मानव विकास का
निम्न स्कोर होना अत्यंत चिंता का विषय है, किंतु उपागम और कुछ देशों सूचकांकों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटि क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। ये कहा गया है कि इन 3 आधारों पर एसडीआई को ज्ञात करना उचित नहीं है। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनसे एसडीआई प्रभावित होता है, जिसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक तत्व, अपराध, आतंकवाद, युद्ध जैसी समस्याएं, राज्य और सरकार का स्वरूप आदि कारक भी मानव विकास सूचकांक को बढ़ाते और बिगाड़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मानव विकास सूचकांक के जो मापक तत्व हैं, माप निर्धारक तत्व हैं, उन तत्वों में वृद्धि की जाए और उपरोक्त जो तत्व बताए गए हैं उनको भी ध्यान में रख करके मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाए। आज के लिए इतना ही। कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।